यस सर। चले स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी सर। Assalamu alaikum everybody. My name is Vizdanam and I am a former MPhil student of Dr. Iftihar Ahmed. He is a professor in University of Gujarat campus, Pakistan. And currently I am in Spain being a first year PhD student. So let's start with today's topic, जो कि था हमारा कि स्कॉलरशिप अवेयरनेस। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के पास बहुत ज़्यादा मौके नहीं होते, दे हैव गुड ग्रेड्स, पर उनके पास इतना मौका नहीं होता कि वो उनको अवेल कर सकें। लाइक समटाइम्स उन्हें पता भी नहीं होता कि डेडलाइंस चल रही हैं, तो वो अपने डिफरेंट प्रोसेस में उलझे हुए होते हैं। तो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मेरा साथ देंगे इसमें डॉक्टर मिस्टर अदील अहमद, जो कि आल्सो एक पीएचडी स्टूडेंट है जर्मनी में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा एजेंडा जो कि है वो ये है कि हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करनी है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्री रिक्वायर्ड हैं, कि हमने किस किस डॉक्यूमेंट को पहले से ही रेडी करके रखना है, और कौन कौन से हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो साथ साथ प्रोसेस के एडिट होते रहेंगे, और कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें हम स्कॉलरशिप अवेल करने के बाद प्रिपेयर करने वाले हैं। तो 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा लिस्ट ऑफ जर्मन इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें हम जर्मनी की जितनी भी ग्रांट्स होंगी, जितनी भी पोजीशंस होंगी, या जितनी भी स्कॉलरशिप्स आ रही हैं उनके ऊपर बात करेंगे। और थर्ड वाला, ओवरऑल हमारे पास जितने भी यूरोप में स्कॉलरशिप्स अनाउंस होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमेशा प्रोजेक्ट में प्रोफेसर को 1 या 2 ही पीएचडी स्टूडेंट चाहिए होता है, क्योंकि जब हम यूरोपियन स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करते हैं तो वहां पे एक प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम भी 10, 12, 16 लोग काम कर रहे होते हैं, जिसमें कोई होता है प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर, कोई हेड कोच होता है, कोई उसमें जो है वो टेक्नीशियन होता है, और इसी तरह से 1-2 पीएचडी स्टूडेंट होते हैं साथ में, कोई 4-5 हो सकता है कि पोस्ट डॉक्टोरल लेवल के स्टूडेंट्स भी हों, और कुछ फेलोशिप्स के लिए भी आए होते हैं, तो जो कि अपनी रिसर्च कहीं और कर रहे होते हैं, और तो मतलब उनकी पीएचडी कहीं और चल रही होती है, और वो कुछ अरसे के लिए 2 माह 3 माह के लिए ज्वाइन कर रहे होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट समटाइम्स इंटर रिलेटेड होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। लाइक अगर एक प्रोजेक्ट आया है जो कि केमिस्ट्री के बारे में है, उसको हम डिफरेंट लोगों के साथ लिंक कर रहे होंगे, यानी उसमें हमारे पास एक प्रोफेसर हो सकता है जो टिपिकली केमिस्ट्री का प्रोफेसर हो, उसने भी हो सकता है कि एक पोजीशन रखी हो जो कि केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के लिए हो, और एक साथ में ऐसा भी प्रोफेसर होगा उसी प्रोजेक्ट के अंदर जो कि मैथमेटिकली उस फिनोमेना को एनालाइज कर रहा होगा, तो उसको डेफिनेटली पोस्ट डॉक स्टूडेंट या फिर एक मैथमेटिक्स स्टूडेंट चाहिए होगा। तो जब भी कभी आपने ऐसा देखना है तो आपने ये देख के घबरा नहीं जाना कि जी जो आई है हमारे पास पोजीशन वो फिजिक्स की है तो हो वी आर नॉट रेलेवेंट। इट इज नॉट लाइक दैट। इवन द पोजीशन इज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद हमारे पास एपिडेमियोलॉजी आजकल फील्ड है बहुत ज्यादा जिसमें काम हो रहा है। मैं आई इटसेल्फ वर्किंग इन मैथमेटिकल एपिडेमियोलॉजी। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि किस तरह से हम इन चीजों को करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायर्ड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। हम यूरोपियन स्कॉलरशिप्स पे ही बात करने वाले हैं क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द चाइनीज स्कॉलरशिप्स। सॉरी, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप चैट में लिख सकते हैं या आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन यू आर ओपन टू डिस्कस एनी क्यूरी यू हैव। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें कौन कौन से स्कॉलरशिप्स किस किस तरह से चाहिए होते हैं। तो ये तो एक जनरल सा मैंने 2-3 पैराग्राफ्स में बात करने की कोशिश की है, हम इन डिटेल भी आगे डिस्कस करेंगे इनको। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी हम कोई भी यूनिवर्सिटी कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करती है तो उसके लिए हमें हमारी एलिजिबिलिटी प्रूव करनी होती है उस यूनिवर्सिटी को। तो वो एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए हमारे पास हर यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करती है। जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी सेम डॉक्यूमेंट्स मांगे।
तो उनमें से वो जो डॉक्यूमेंट्स वो यूनिवर्सिटी हमसे मांगेगी वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डिटेल दे देते हैं, हमने वो डॉक्यूमेंट्स सारे उस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में सबमिट कराने होते हैं। अब इस चीज से घबराना नहीं है कि वी डोंट नो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, वो एक लिंक देते हैं या वो एक जरूर ऐसा ईमेल एक अपने बंदे की देते हैं जो कि उस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को डील कर रहा होता है। उसने वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर जितनी भी ईमेल्स आती हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, उनको बहुत केयरफुली डील करता है वो बंदा, और वो उनके सारी डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखता है सेव। तो यही हमारे पास इस टर्मिनोलॉजी का मकसद है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, तो वो एक स्पेसिफिक पर्सन होगा जो डील कर रहा होगा, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट में मेंशन की होगी उसकी ईमेल, आपने उसको डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे। इसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑफिशियली सर्टिफाइड हों बाय द अवार्डिंग यूनिवर्सिटीज, बाय द अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस और लीगलाइज्ड। ये जो लीगलाइज टर्म है ये हर एक यूनिवर्सिटी पे एप्लीकेबल नहीं है। लाइक जब मैंने अप्लाई किया था तो स्पेन में मुझे जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेरे ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स थे, वो लीगलाइज्ड चाहिए थे। लीगलाइज्ड से मुराद ये है कि जो पाकिस्तान में स्पेनिश एम्बेसी है, समटाइम्स जर्मन एम्बेसी और इटालियन और फ्रांस एम्बेसीज, ये जिनमें यानी कि इनकी अपनी जुबान ज्यादातर बोली जाती है, इवन दो योर पीएचडी प्रोग्राम इज इन इंग्लिश, स्टिल यू हैव टू लीगलाइज योर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द स्पेसिफिक एम्बेसी। तो जैसे मेरे केस में जब मैंने स्पेन के लिए अप्लाई किया था तो मुझे मेरे जो ट्रांसक्रिप्ट्स थे उनको लीगलाइज कराना पड़ा था। लीगलाइज क्या होता है, जो स्पेनिश एम्बेसी है उससे मुझे जाके उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर एक स्टैंप वो करते हैं, तो वो उसकी पहले मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी थी और फिर मैंने उसकी स्टैंपिंग करवाई थी उस एम्बेसी से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लीगलाइजेशन। लेकिन लीगलाइजेशन से पहले हमारे पास जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिशियली सर्टिफाइड। इस बात का क्या मतलब है, लाइक अगर आपको बीएस आपने किया है और आपने एमफिल किया है, ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट पीएचडी, सो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिग्रीज ऑफ बीएस एंड एमफिल। तो जो बीएस और एमफिल की आपकी डिग्रीज हैं, वो डिग्रीज एक तो आपकी एचईसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। आपको पता है एचईसी से अटेस्टेड करने के लिए एचईसी की वेबसाइट पे हम जाते हैं, उधर से हम अपॉइंटमेंट लेते हैं और हम अपनी डिग्रीज को अटेस्ट कराते हैं, जिसको डिग्री वेरिफिकेशन और इस तरह से हम बोलते हैं। जब वो प्रोसेस हो जाता है, उस प्रोसेस के बाद हमारा एक पाकिस्तान में ऑफिस है जिसको शॉर्ट फॉर्म में मोफा बोलते हैं, और वो हमारा फॉरेन ऑफिस होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उसका एक्चुअल नेम है, जो कि इस्लामाबाद में भी है और लाहौर में भी है। तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को वहां पे लेके जाते हैं और वहां पे भी हमारी उसी तरह से स्टैंप लगती है, वहां पे टिकट लगते हैं, तो जिससे हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे फॉरेन ऑफिस ने वेरीफाई कर दिए होते हैं कि ठीक है ये बंदा फॉरेन किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। अब इतना काम आपने जरूर कर लेना है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 4 डॉक्यूमेंट्स, यानी 2 बीएस के ट्रांसक्रिप्ट्स और एक बीएस का ट्रांसक्रिप्ट और एक एमफिल का, और इसी तरह ये दोनों डिग्रीज, ये आपने एक तो एचईसी से हर हाल में, जब भी आपको आपकी फाइनल डिग्रीज मिल जाएंगी, आपने एचईसी से एक तो इनको वेरीफाई करा लेना है। उसके बाद आपने ये मोफा से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो फॉरेन ऑफिस है, वहां से आपने इनको टेस्ट करा लेना है। जब आप ये दोनों काम कर लेंगे, ये दोनों काम बहुत जरूरी हैं, लाइक आपका स्कॉलरशिप हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे इस काम का कोई लेना देना नहीं है। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बीइंग रेडी, ठीक है। इसके बाद जब आपका स्कॉलरशिप हो जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो वो इंस्टीट्यूशन अगर रिक्वायर करता है लीगलाइजेशन को, तो आपने फिर उस स्पेसिफिक कंट्री की जो एम्बेसी है उससे डेट लेकर तो इसको लीगलाइजेशन के लिए भेजना होता है डॉक्यूमेंट्स को। तो इसका मतलब है कि मोफा तक आपने अपना काम जरूर करना है, एक एचईसी से और एक मोफा से। उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि बाज दफा कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो हमसे रिक्वायर करती हैं कि अपने जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं इनकी फोटोकॉपीज जो हैं वो नोटरी पब्लिक जो है उसके थ्रू मतलब साइन करवा के तो हमें भिजवा दें। अब क्या होता है कि हमारे जो कुछ ऑफिसेज हैं जिनमें हमारे लॉयर्स होते हैं जो कि कैपेबल होते हैं साइंस करने के, जो कि बड़े लेवल पे यानी आउट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर भी सम हो लीगल कंसिडर किए जाते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक फाइल क्रिएट करें
ऑनलाइन नहीं बल्कि मैनुअली सबमिट कराएं, हमें भेजें कोरियर सर्विसेज के थ्रू, तो वो नोटरी पब्लिक से साइन कराएं। वो ऐसे नहीं मानेंगे अगर आप सिंपली अपनी एक फोटोकॉपी है उसको सिंपली अटेस्ट करा लें किसी भी प्रोफेसर से, तो वो ऐसे नहीं मानते, बल्कि वो एक लॉयर की वहां पे स्टैंप्स जो होती हैं वो होनी जरूरी होती हैं। तो इसके बाद बाज दफा क्या होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, प्लीज आल्सो नोट एनी रेलेवेंट कंट्री स्पेसिफायर्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दैट मस्ट बी फॉलोड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि फलां स्टूडेंट को भी उसी यूनिवर्सिटी में मिला है स्कॉलरशिप तो उसने तो ये किया था। इट्स नॉट अबाउट कि उसने क्या क्या किया था। अब मेरे साथ क्या हुआ है, मेरा एडमिशन पिछले साल हुआ था, तो इस साल जिस पीएचडी स्टूडेंट को मेरे ही प्रोजेक्ट के अंदर एक पोजीशन मिली है, उसने अपना डिस्कस किया जब मेरे साथ कि मैंने ये डॉक्यूमेंट फिल अप करने हैं तो मुझे हेल्प करें। तो मैंने उसे कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स तुमने, क्योंकि वो फिलीपींस से था वो स्टूडेंट, तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारी जो फिलीपींस में स्पेनिश एम्बेसी है उसकी रिक्वायरमेंट्स और हैं, तो इसलिए इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर क्राइटेरिया था वो बदल चुका है, तो हर 6 माह बाद तो क्राइटेरिया बदल देते हैं ये, तो रिक्वायरमेंट्स आपने वेबसाइट से पढ़ के उन्हें ध्यान में रखना है और बिल्कुल उसके मुताबिक चलना है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वेबसाइट के ऊपर उन्होंने कुछ और मेंशन किया और आपने उन्हें कुछ भेजे तो वो कहें नहीं 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 ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उस चीज को आपने सबसे ज्यादा मद्देनजर रखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इफ दे वांट लीगलाइजेशन यू हैव टू गो फॉर लीगलाइजेशन, चाहे आप कुछ भी कर लें, फिर लीगलाइज अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो नहीं लेंगे। इसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सम टाइम वो रिक्वायर करते हैं कि ये ट्रांसलेटेड भी होने चाहिए। तो ट्रांसलेटेड से क्या मुराद है, जैसे कि स्पेन है, स्पेन में जितने भी स्कॉलरशिप्स आते हैं, बेशक जैसे मेरी पीएचडी है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, मुझे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर देना पड़ा था कि मैंने जितनी भी डिग्रीज ली हैं वो इंग्लिश में है, तो वहां पे भी जो मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे मेरी यूनिवर्सिटी में वो सारे ट्रांसलेटेड हो के गए थे। ट्रांसलेटेड कराने का प्रोसेस अब क्या होता है, हर एक जो स्पेसिफिक एम्बेसी है, चाहे वो फ्रांस की एम्बेसी हो, चाहे वो स्वीडन की एम्बेसी हो, चाहे वो इटली की एम्बेसी हो, नॉर्वे एम्बेसी हो, या डेनमार्क या जो भी फिनलैंड की हो, तो ये सारी एम्बेसीज क्या करती हैं, ये कहती हैं कि हम जब आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को वो एक लिस्ट दे देते हैं। ट्रांसलेशन जो है ये रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी की, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। आपको प्रोफेसर भी नहीं बताने वाला कि डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज कराओ या डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट कराओ, क्योंकि प्रोफेसर को खुद भी नहीं पता होता कि आपकी कंट्री में क्या रूल्स हैं या आपकी कंट्री के ऊपर उस कंट्री ने क्या किस एक्ट के तहत वो स्कॉलरशिप रिलीज किया हुआ है। क्योंकि एक बंदा फॉर एग्जांपल हो सकता है वो जर्मनी से हो, ही नेवर नोज के ऑस्ट्रेलियन के ऊपर कौन से रूल लग रहे हैं, पाकिस्तानी या श्रीलंकन के ऊपर कौन से रूल्स हैं। वो रूल्स उनके उस एक हर प्रोजेक्ट एक लॉ एक एक्ट के अंडर जो है वो रिलीज होता है, तो आपने वेबसाइट को जरूर फोकस में रखना है। तो अगर आपसे मांगा जाता है कि जी आपकी यूनिवर्सिटी कहती है आपके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड हों, तो सबसे बेस्ट ये है कि आपकी जो, जैसे पाकिस्तान में स्पेनिश एम्बेसी है या स्वीडिश एम्बेसी है, तो वो स्वीडिश एम्बेसी क्या करेगी, somebody is trying to write something, okay, तो वो स्वीडिश एम्बेसी या स्पेनिश एम्बेसी एक आपको लिस्ट जनरेट करके देती है जो कि ऑफिशियल ट्रांसलेशंस रिक्वायर करने वाले यहाँ पे लायर्स होते हैं। तो उसमें जाके आपने चेक कर लेना है कि अच्छा ये ऑफिशियल लायर है, उसको आपने अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भेजने हैं, वो उन डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन इन दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज इन विच कंट्री यू आर इंटरेस्टेड, उसकी आपको ट्रांसलेशन वो भेज देगा और वो सॉफ्ट फॉर्म में भी आपको देगा और साथ में आपने उससे हार्ड फॉर्म भी मंगवा लेनी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एम्बेसी रिक्वायर कर रही है हार्ड फॉर्म। अगर एम्बेसी हार्ड फॉर्म भी रिक्वायर कर रही है जो कि फिर हर हाल में ओरिजिनल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप स्कैन कॉपी मंगवा के उसके प्रिंट्स निकाल के अटैच कर दें, नहीं। जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट येलो कलर के एक स्पेसिफिक पेज पे होता है, उस तरह से ट्रांसलेशन भी स्पेसिफिक एक पेज पे गिवन होती हैं, एक स्पेसिफिक उसका टेक्सचर होता है। तो अगर आपको एम्बेसी रिक्वायर करती है कि हार्ड फॉर्म भी हमें दें, तो आपने लीगलाइज कराने के बाद ईमेल में जानना है, ईमेल जो भी उसने लिस्ट दी होगी उस लिस्ट में नाम देखने हैं उनके, और वहां से उन्हें अप्रोच करना है, उन्हें पूछना है कि मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने ये ट्रांसलेट कराने हैं, तो मुझे बता दें कितने यूरोज इस पे लगेंगे, कितना खर्चा आएगा।
क्योंकि ये हर चाप को करना ही पड़ेगा, ये आपका स्कॉलरशिप कवर नहीं कर रहा होगा अंटिल आप वहां तक पहुंच ना जाएं। तो उसके बाद आपने, जब आपकी ट्रांसलेशंस आ जाएंगी तो फिर ये प्रोसेस जब आप करेंगे आगे अपनी अचीव करने वीजा एप्लीकेशन के लिए, तो तब आपको जरूरत पड़ेगी। और फिर जब आप यहाँ पे आ जाते हैं या इस दौरान आपकी यूनिवर्सिटी भी आपसे ट्रांसलेशंस मांगती है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगती है, साथ में ट्रांसलेशंस की सॉफ्ट फॉर्म मांगती है, तो आपने वो जो पीडीएफ मंगवाई होंगी उस स्पेसिफिक बंदे से जो कि वहां पे स्पेन में या जर्मनी में या कहीं भी लायर होता है, वो आपको भेजेगा। उसके ऊपर प्रॉपर स्टैंप्स लगी होंगी हर चीज की। याद रखिएगा कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे लड़के जो हैं वो अप्लाई करते हैं आर्मी के लिए, लाइक एफएससी की, उसके बाद या बीएस किया, उसके दौरान अप्लाई कर दिया आर्मी के लिए। हो सकता है बीएस के फौरन बाद वो कोई टेस्ट दे रहे हो ऐसा जो डायरेक्ट कैप्टन उनको अलाउ करता हो कि ठीक है वो कैप्टन बन सकते हैं। उसमें अप्लाई करने के लिए वहां पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं आर्मी की तरफ से, तो वो जो स्टैंप्स होती हैं, इवन वो एक एक स्टैंप को जो आपका ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेट करके भेजेगा। आपने चेक करना है अगर आपकी कोई एक भी ऐसी स्टैंप है या कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी डिग्री की बैक साइड पे लिखी हुई है, वो अगर उसने ट्रांसलेट नहीं की, तो इट मीन्स दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ लीगल डॉक्यूमेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी कुड रिजेक्ट दैट एज वेल। लास्ट चीज क्या है, बाज दफा ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो हमें कहती हैं कि ठीक है आप अपनी कोई भी टेम्परेरी आपका जो सर्टिफिकेट है वो आप हमें सबमिट करा दें इनिशियली जब आप अप्लाई कर रहे होते हो। लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं आज अप्लाई करना चाह रही हूँ, कोई ग्रांट आई है, मैंने अप्लाई कर दिया है, तो उसमें ये होता है कि उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि आपकी हर चीज ही प्रिपेयर पड़ी हुई हो। लाइक ये उस केस में है जैसे फॉर एग्जांपल मैं एमफिल के 4th सेमेस्टर में हूँ और मेरा साथ में थीसिस डिफेंस चल रहा है, मेरे जो हैं वो ग्रेड के मार्क्स आ चुके हैं, तो वो मेरी एक टेम्परेरी डिग्री है। कुछ यूनिवर्सिटीज वो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट या चेयरपर्सन या फिर रजिस्ट्रार या जो भी डायरेक्टर्स हैं उनके सिग्नेचर्स के साथ अलो कर देती हैं, लाइक वो आपकी एप्लीकेशन पुटअप कर लेती हैं, ठीक है कि ये बंदा एक एग्जिस्ट करता है, इसकी एप्लीकेशन है। लेकिन इन दी लॉन्ग रन आपको फाइनल डिग्री ही चाहिए होती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज या कुछ जगहों पे ऐसा भी है कि आपको अपना फाइनल ही सर्टिफिकेट पुटअप करना है, तो जब आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम आपको लीगलाइजेशन की जरूरत नहीं है, उस टाइम आपको इवन मोफा से उसकी सिग्नेचर की जरूरत नहीं है। बट मेक श्योर कि अगर आप डिटर्मिन्ड इनफ हो कि आपने पीएचडी करनी ही है, तो एटलीस्ट आपकी एचईसी से जो एवेल्युएशन है डिग्री की वो और मोफा से हुई हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आई डोंट थिंक सो ओके इसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाते हैं। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा जो इशू होता है वो हमेशा से यही रहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं होते। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट जनरेट की हुई है इन सारे डॉक्यूमेंट्स की। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास जरूर होने चाहिए। इनमें से चंद डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आपकी सीवी, आपका कवर लेटर, आपका मोटिवेशन लेटर और आपका एसओपी। ये सारे हर एक प्रोजेक्ट, हर एक आपकी स्कॉलरशिप और हर एक ग्रांट, हर एक पोजीशन के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। यू हैव टू एडिट एवरी टाइम व्हेन यू पुट अप अ न्यू एप्लीकेशन। सो डोंट थिंक कि एक दफा एक करिकुलम विटे बन गया तो अब इसको आपने छेड़ना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एवरी डे अगर आप काम कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो रहा है, आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, आप कहीं पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो शॉर्ट टाइम तो एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। इवन दो आपने कुछ अभी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आपकी कंप्लीशन नहीं हुई, डोंट वरी अबाउट दैट। जस्ट उसने बता दें कि भाई मैं इन द वे ऑफ डूइंग समथिंग हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो आपने हर चीज अपनी सीवी में मेंशन करनी होती है। सीवी में पिछली दफा जो अदील सर ने प्रेजेंटेशन दी थी उसमें उन्होंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था कि सीवी में हमें क्या क्या चाहिए होता है। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जिस भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्कॉलरशिप के ऊपर उसकी वेबसाइट पे जाएं और वहां पे देखें कि उसने कौन सा सीवी स्टाइल मांगा है, उसने कौन सी स्पेसिफिक सीवी का स्टाइल डिफरेंट गिवन होते हैं, उसने कौन सा मांगा है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी वाली सीवी स्टाइल को फॉलो करेंगे तो आपका स्कॉलरशिप जरूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप अदील सर की सीवी स्टाइल को फॉलो करेंगे तो आपका स्कॉलरशिप जरूर हो जाएगा और किसी और की सीवी स्टाइल फॉलो करने से नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस ये है कि आपने जिस वेबसाइट पे
जो पोजीशन अनाउंस हुई है उस पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, एक बहुत लंबा चौड़ा सफा खुल जाएगा, उसके ऊपर ईच एंड एवरी डिटेल गिवन है कि आपने अपनी सीवी में ये चीजें ऐड करनी है और ये नहीं ऐड करनी। यू आर अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर, आप नेशनल लेवल चैंपियन हो, लेकिन उस सीवी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसने लिखा होगा कि डोंट पुट सच इन्फॉर्मेशन इन योर सीवी। सो बी वेरी केयरफुल, अगर उन्होंने किसी चीज से मना किया तो वो करने का सोचना भी नहीं है आपने, बिकॉज दैट कुड पुट अप अ वेरी बैड इंप्रेशन। फिर आपने सीवी में क्या देना होता है, सीवी में सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देते हो, उसके बाद एक स्पेसिफिक चार्ट होता है जो कि पिछली हमारी जो थी प्रेजेंटेशन उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया था। मैं चंद चीजें ही बताऊंगी सीवी के बारे में, वो ये है कि एक तो आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आपने टैकल करना है कि आपने क्या क्या चीज एक्सपीरियंस की है। जैसा कि आपने C++ पढ़ा, जैसा कि आपने मैटलैब पढ़ा और इस तरह से चंद और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी, तो जो मैंने यहाँ आके एक्सपीरियंस चीज की वो यही थी कि सुपरवाइजर आपके को इस चीज से कंसर्न नहीं है कि आप, ठीक है आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज में स्टक कर रहे हैं, वो आपको फौरन से बता देगा ओके डू दिस और डू दैट और डोंट डू दिस एंड यू हैव टू ट्राई विद दिस, वो इस तरह से जरूर बता देगा। पर अगर आप अपना लैपटॉप लेके उसके पास जाओगे कि जी मेरा कोड नहीं बन रहा, ही इज नॉट गोइंग टू लुक एट योर कोड इवन एट वंस, वो डिग्री, वो क्या कहते हैं उसको, गलती भी नहीं बताएगा कि गलती इधर है या इधर नहीं है, ही विल जस्ट से ओके ट्राई विद समथिंग एल्स। तो बेहतर ये है कि आप अपनी कंप्यूटेशनल स्किल्स को बहुत इंप्रूव करें, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करते हैं, चाहे कोई कंप्यूटर पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन उसको मैटलैब की बेसिक्स, उसको C++ की बेसिक्स और भी पाइथन में लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, इवन दो दैट इज द वन ऑफ द बेसिक लैंग्वेजेस और टफ भी है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा उस पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या कर सकते हैं, तो आप कम से कम अपनी मैटलैब स्किल्स बेहतर कर सकते हैं। आप कोई भी यूट्यूब से ट्यूटोरियल उठाएं, इतने घंटों के हिंदी में इवन लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप उनको फोकस करें और आप अपनी सीवी में लिख सकते हो कि जी मैंने फलां जगह पे कोई प्रोग्रामिंग की क्लासेस ली हैं या मैंने C++ को इम्प्रूव किया है। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आप प्रेफर करो कि अगर आप एक न्यूमेरिकल के एरिया वाले बंदे हो, न्यूमेरिकल सिमुलेशंस करते हो या कंप्यूटेशनल के बंदे हो, तो बेहतर ये है कि आप अगर कोई कोर्स पढ़ा रहे हो तो आप अपने सुपरवाइजर को या आप अपने उस इंस्टीट्यूशन के टीचर से रिक्वेस्ट करो कि मैं इसमें अपनी एफर्ट डाल सकता हूँ। तो आप क्या करो, जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ाना शुरू करो तो उसको कंप्यूटेशनली भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कोशिश करो, और ना सिर्फ ये बल्कि आप अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं उसमें प्रेजेंटेशन, वो दे सकते हैं कि फला एक छोटा सा हमारे पास एक है प्रोसेस या एक टेक्निक है, इसकी कोडिंग बना के लेके आए, तो स्टूडेंट्स हमारे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, इफ यू विल डू दिस टू देम दे विल रिटर्न यू समथिंग। तो ऐसा भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बॉयज हैं जो एमफिल करके 2 साल अभी टीचिंग ही कर रहे हैं, वो जरूर टीचिंग कर रहे होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के साथ मिलके आप अपनी जो एबिलिटीज हैं उनके इनहेंस कर सकते हैं। और ये जो चीजें हैं आपको लेटेक अच्छा आना चाहिए, उस पर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उस पर आपको प्रोजेक्ट बनाना, उस पर आपको अपना पोस्टर अच्छा बनाना आना चाहिए, उस पर आपको अच्छा थीसिस राइट करना आना चाहिए। तो इस तरह की सारी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा मतलब होती हैं, जो आपका सुपरवाइजर है वो बहुत ज्यादा देखता है इन चीजों को, वो आपसे इन्हीं चीजों के बारे में ज्यादातर सवाल करता है जब आपका इंटरव्यू वो ले रहा होता है कि अच्छा लेटेक पे कितना अर्सा काम किया है, क्या क्या काम कर सकते हो उस पर, कंप्यूटेशनल स्किल्स कैसी हैं आपकी, मैटलैब कैसा है। तो ये चीजें अगर आपने अपनी सीवी में सिरे से लिखी ही नहीं है और आपने सिंपल लिखा हुआ है कि मुझे नेट सर्फिंग करनी अच्छी आती है और मुझे वर्ड पे काम करना अच्छा आता है, देन योर सीवी इज नॉट गोइंग टू बी मीट दैट लेवल। तो आपको लाइक जो जरूरत है इस वक्त की उस पे काम करना आना चाहिए। ये तो थी पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सीवी में आपका है रिसर्च एक्सपीरियंस। बाज़ दफा स्टूडेंट्स कहते हैं कि एमफिल के काम की इतनी ज्यादा समझ नहीं है। जस्ट डोंट फिक्स योर सेल्फ कि आप अपने एमफिल के वर्क को ही आगे एक्सटेंड करने वाले हो, बट मेक श्योर कि आपको अपने एमफिल के वर्क के जो बेसिक की एलिमेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए, उनका पता जरूर होना चाहिए। ठीक है, आप नहीं डिफेंड कर पाए अपना एमफिल का थीसिस किसी के सामने, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव बात है। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने किसी काम पे 1 साल काम किया और आपको काम ना आता हो या आप काम में अटक जाए, आपको बेसिक्स जरूर पता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें सम हाउ इंटरेस्टेड नहीं है
तो ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि अब मेरे फील्ड में और कोई, अब मेरे काम के अलावा और कोई फील्ड ही नहीं है। अगर आपकी कंप्यूटेशनल स्किल्स अच्छी हैं तो सारी फील्ड्स जो अदील सर डिस्कस करने वाले हैं या मैं आपको एंड पे बताऊंगी, वो सारी ही रिलेट करती हैं कि आपका कंप्यूटेशन अगर अच्छा है, आप कोडिंग अच्छी कर सकते हो, आप चीजों को अच्छी तरह इंटरप्रेट कर सकते हो न्यूमेरिकली, तो आप आगे जा सकते हो। तो आपने अपने एक्सपीरियंसेस में बड़ा क्लियरली लिखना है कि आपने ये काम किया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप अपनी सीवी बना रहे होते हो तो आपने कोशिश क्या करनी है, आप एक स्पेसिफिक प्रोफेसर के स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए सीवी पुट अप करने वाले हो, तो आपको खुद भी पता होना चाहिए कि मेरी ये वाली सीवी जो मैं यहाँ पे पुट अप करूंगा वो इस प्रोजेक्ट को मीट भी करती है या नहीं। प्रोजेक्ट है जी किसी और चीज के बारे में, फॉर एग्जांपल ग्राफ थ्योरी के बारे में सारा प्रोजेक्ट है, और आप उधर बता रहे हो कि जी मैंने ग्रुप थ्योरी पढ़ी हुई है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड डील। पहली बात तो ये कि आपको कम से कम उस प्रोजेक्ट की 50% चीजों के बारे में पहले से पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में हमारे पास ये चीज गिवन है, तो इससे मेरा कौन सा एरिया स्ट्रांग है, मैं किस एरिया को इंटरव्यू में जाके डिफेंड कर सकता हूँ। आपका जो एरिया स्ट्रांग है आप अपनी सीवी में उससे मेंशन करें कि ये मेरा स्ट्रांग एरिया है, ताकि वो जब आपसे बात करें आपकी सीवी पढ़ने के बाद तो वो उस बारे में बात करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके एजुकेशनल कैरियर में गैप्स जो हैं, ग्लिचेस जो हैं, वो इतने बियरेबल नहीं होते। लाइक वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा आपने एमफिल किया, उसके बाद 3 साल आप क्या करते रहे, आपको आज क्यों ख्याल आया है। तो ये काफी एक सीधा सा क्वेश्चन है। हर दफा जब भी आपका होता है इंटरव्यू तो आपसे पूछा जाता है कि भाई गैप क्यों है सीवी में इतने। तो इस चीज से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हर एमफिल स्टूडेंट एमफिल के आखिरी साल में आगे पीएचडी का स्कॉलरशिप ले ले। यहाँ पे जो मैंने ज्यादातर देखा है वो यही है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने एमफिल तो कर लिया है लेकिन हमने पीएचडी में वो वाला टॉपिक चूज करना है, या उस फील्ड को हमने ज्यादा मद्देनजर रखना है जिस फील्ड में हम अपनी पूरी लाइफ आने वाली एक्सप्लोरेशन चाह रहे हैं। लाइक आपने अगर मिर्जा बात सुने, ये अभी हमारे पास ना 1 मिनट रह गया, हमें फिर रीज्वाइन करना पड़ेगा सेशन जो है ना इसको, तो 1 मिनट ओके, के बाद ये क्लोज हो जाएगा, फिर मैं इसको रीज्वाइन करवाता हूँ सब। श्योर सर, श्योर सर। ठीक है सर, फिर मैं इधर जरा स्टे कर लेती हूँ, टाइम जब हम मीटिंग को फिर रीज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, हम जो है ना अभी माशाल्लाह हमारे पास जो है ना 16 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, हमें अच्छी तादाद है ये, तो हम जी इसको रीज्वाइन कर लेते हैं जी। मैं इसको आखिरी मिनट चाहता है तो मैं एंड करता हूँ इसको दोबारा से फिर। श्योर सर, मैं स्टॉप जी। शेयरिंग